अवैध ढांचे जब बन रहे थे तो परमिशन किसने दी थी? एमसीडी ने दी होगी, एमसीडी के अधिकारियों ने दी होगी, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं बिल्कुल। हुई? दूसरी बात, उस इलाके का जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है, एमएलए विधायक है आम आदमी पार्टी का, क्या कभी उसने कंसर्न रेज किया, कभी सामने आकर खड़ा हुआ कि ये अवैध निर्माण हो रहा है और मैं इसका विरोध करता हूँ? जी, मैं इस पूरी बात को, पूरी जो इंसिडेंट हुआ है उसको मैं एक स्ट्रक्चरल फेल्योर, संरचनागत जो असफलता है इसको कह सकते हैं, उसके सिस्टमेटिक फेल्योर के ढांचे में मैं देखता हूँ कि दिल्ली में जो यमुना नदी है उसका जलस्तर 1 सेंटीमीटर भी ऊपर नहीं गया, लेकिन करोल बाग में बाढ़ के पानी से बच्चों की डेथ हो गई। तो पहली बात, इसको बाढ़ का पानी कहना बंद करना चाहिए। बाढ़ का पानी नहीं था, ये नाले का पानी था। ये उस नाले का पानी है जो हमारे सिस्टम में हमारी गंदगी जमा हुई है, ये उसका गंदगी है, उसका पानी है जिसकी वजह से करोल बाग के इंस्टीट्यूशन में बेसमेंट में पानी भरा और बच्चों की जान गई। देखिए कि सारे कोचिंग वाले 10-10 सालों में ये हजार करोड़ के, 3-3 हजार करोड़ के, 4-4 हजार करोड़ के मालिक कैसे बन रहे हैं? ये पैसा कहाँ से आ रहा है? तो इसको एक सिस्टमेटिक फ्रेमवर्क में देखे जाने की जरूरत है, तभी हम इसकी बुनियादी इसकी सच्चाई को पकड़ पाएंगे। अदरवाइज हम ऐसे ही किसी के बीजेपी, कांग्रेस और ये आम आदमी पार्टी करते रहेंगे। कुणाल जी, इस समय इस देश की राजनीति एंटी ब्राह्मणिज्म उसका कोर है, ठीक है? आपकी एंटी ब्राह्मणिज्म उसका कोर है। आप कौन ब्राह्मण है, अगर ब्राह्मण है तो वो कितना ब्राह्मणवादी है, ठीक है? उसने अपने जिंदगी में ब्राह्मणवाद की कितनी प्रैक्टिस की है या नहीं की है, ये सारे सवाल इतर हो चुके हैं। जहां पे कि ब्राह्मण को हर चीज का एक विलेन बना दिया जाता है बिना कुछ जाने समझे या सोचे हुए। निश्चित रूप से हमारे देश की जो सामाजिक व्यवस्था थी वो गलत थी और लेकिन इस व्यवस्था को से लड़ने में, इसको कम करने में बहुत सारे ब्राह्मणों ने भी आगे बढ़ करके योगदान दिया है। फिर भी जब संविधान सभा आर्टिकल 17 पर बात करती है कि, तो आप समझिए कि आधे घंटे भी बातचीत नहीं होती आर्टिकल 17 पर, और यूनानिमसली आर्टिकल 17 जिसमें अस्पृश्यता का अंत था वो तत्काल पास हो जाता है। जब आप सीआईसी को कमजोर करते हैं तो आप संविधान को कमजोर कर रहे हो। इंफॉर्मेशन कमीशन को जब आप कमजोर कर रहे हैं तो आप संविधान को कमजोर कर रहे हैं। जब आप इलेक्शन कमीशन को कमजोर कर रहे हैं तो आप संविधान को कमजोर कर रहे हैं। ये सिर्फ पीडीए का इम्पैक्ट था या राहुल गांधी के चेहरे का भी इम्पैक्ट था? क्योंकि मुझे लगता है कि पीडीए इतना अपीलिंग नहीं है, मतलब सुनने में ना नारा इतना अपीलिंग लगता है, ना हो सकता है लोगों तक ये बात पहुंची हो। क्या है कि राहुल गांधी ही एकमात्र पॉलिटिशियन हैं इस देश में जो पिछले 10 सालों से लगातार उन मुद्दों पर खुल के बोल रहे हैं जिसपे बोलने की हिम्मत ना तो अखिलेश यादव ने की है, ना ही बहन मायावती जी ने की है। और जयशंकर साहब ये भी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन जाएंगे और ये भी पॉसिबिलिटी है कि हम वॉर रुकवा दें। तो पहले भी वॉर रुकवाई गई थी और हो सकता है कि फिर से वॉर रुकवा दें। ठीक है, वो पुराने जमाने का देखने लगते हैं गाने कि मेरा जूता है जापानी और सिर पे लाल टोपी रूसी दी है हिंदुस्तानी। ये जो मोड है, जो नेरोवियन मोड है, रोमांटिसिज्म है चाइना के साथ, रशिया के साथ, वो नहीं होना चाहिए। क्योंकि जो कंट्री टू कंट्री रिलेशन है वो बहुत ही प्रैक्टिकल, प्रैग्मेटिक और बहुत ही ब्रूटली अपने सेल्फ इंटरेस्ट के ध्यान में रख के होना चाहिए। बिल्कुल, पार्लियामेंट में आप देखिए ना कैसे माइक बंद किया थे लोगों के। तो ये तो क्लोज डोर मीटिंग होगी, मतलब जहां पार्लियामेंट के अंदर सरेआम माइक बंद कर दिया था, लोगों को उठा के बाहर फेंक दिया जाता है। 150 एमपीज को। भारत के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ, लोकतंत्र के इतिहास में। सलाम, नमस्कार, मैं हूं कुणाल पाठक और आप देख रहे हैं द लखनऊ पोस्ट आज का अखबार। आज के अखबार में है मेरे साथ मेरे मेहमान विश्वदीपक नेशनल हेराल्ड में वरिष्ठ पत्रकार हैं। स्वागत है विश्वदीपक जी, आज आप पहली बार इस शो में हैं। बहुत शुक्रिया कुणाल जी, मैं आपको शो देखता हूँ और काफी अच्छा आप कर रहे हैं। और आज के टाइम में जबकि ये फ्रेज बहुत चलता है, गोदी मीडिया वर्सेस पीपुल्स मीडिया, तो उस टाइम में मैं आपके काम को काफी सिग्निफिकेंट मानता हूँ। इसलिए क्योंकि इन दोनों से परे हट करके एक चीज होती है जो शायद हमारे यहाँ नहीं है, और वो वेस्टर्न डेमोक्रेसीज में या जो डेवलप्ड कंट्रीज वहां पे है, एंड दैट इज मीडिया लिटरेसी। तो मैं आपके काम को मीडिया लिटरेसी के अंतर्गत उस फ्रेम में देखता हूँ और ये काफी अच्छा सराहनीय काम कर रहे हैं। तो मेरी मुबारकबाद और आपको शुभकामनाएं पहले दे दूं, इसके बाद हम लोग बात शुरू कर सकते हैं। थैंक यू फॉर हैविंग मी इन द शो। थैंक यू विश्वदीपक, हम लोग पहली खबर लेंगे, बहुत चर्चा में है, ओल्ड राजेंद्र नगर वाली, जिसमें राउज आईएएस के बेसमेंट में एक लाइब्रेरी चल रही थी और वहां खबरों के हिसाब से माने तो नीचे का जो ड्रेनेज पाइप था वो फट गया अचानक से। ड्रेनेज पाइप फट गया और अचानक से पानी भरने लगा। फिर इसके बाद ऊपर से भी पानी भरने लगा और 3 छात्रों की मौत हो गई। अब इसमें है क्या कि
2 दिन से देख रहा हूं मैं कि अखबारों में लगातार आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं। जो बीजेपी है वो एमसीडी पर आरोप लगा रही है, और जो आम आदमी पार्टी जिनकी दिल्ली में सरकार है, वो भी एमसीडी पर ही आरोप लगा रही है, लेकिन एमसीडी के अधिकारियों पर आरोप लगा रही है, और वो ये कह रही है कि एमसीडी के अधिकारियों का चूंकि तबादला, पनिशमेंट और ये सारी चीजें उनके कंट्रोल में नहीं है, जो प्रशासन है वो उनके कंट्रोल में नहीं है। हाँ, मेरा ये सवाल है कि मैं ये जानना चाह रहा हूं आपसे कि इसमें गलती असल में है किसकी? आप देखिए, अवैध ढांचे जब बन रहे थे तो परमिशन किसने दी थी? एमसीडी ने दी होगी, एमसीडी के अधिकारियों ने दी होगी, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई? दूसरी बात, उस इलाके का जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है, एमएलए, विधायक है आम आदमी पार्टी का, क्या कभी उसने कंसर्न रेज किया, कभी सामने आकर खड़ा हुआ कि ये अवैध निर्माण हो रहा है और मैं इसका विरोध करता हूं? जब लोग मर गए, अभी तो ये भी नहीं मालूम है कि 3 ही बच्चे मरे हैं या और भी अधिक मरे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब उनको कॉल की गई पुलिस को और रेस्क्यू के लिए बच्चों ने कॉल की, तो वो काफी 3 या 4 घंटे बाद देर से पहुंचे वो। तो सबसे हैरान करने वाली बात तो ये, लेकिन कुणाल जी, मैं इस पूरी बात को, पूरी जो इंसिडेंट हुआ है, उसको मैं एक स्ट्रक्चरल फेल्योर, संरचनागत जो असफलता है इसको कह सकते हैं, उसके सिस्टमेटिक फेल्योर के ढांचे में मैं देखता हूँ। मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो देखते हैं कि इसका फेल्योर है, उसका फेल्योर है, एमसीडी है, आम आदमी पार्टी है, बीजेपी है, कांग्रेस है। नहीं, इसको ऐसे नहीं देखना चाहिए। इसको मैं देखना पसंद करूंगा एक सिस्टमेटिक फेल्योर के दायरे में। स्ट्रक्चरल फेल्योर है हमारा ये। आप ये देखिए कि हर साल बरसात में आपको खबरें मिलती हैं कि कभी बद्रीनाथ में कुछ रोड भूस्खलन हो गया, उत्तराखंड में हो गया, कहीं बाढ़ आ गई, कहीं पे सूखा पड़ता है। गर्मी में आप हर साल खबरें पढ़ते हैं कि सूखे की वजह से कम सैकड़ों लोग मरते हैं, उनको पानी नहीं मिलता है। हर साल बरसात में खबरें आती हैं कि बाढ़ों का कहीं पे भूस्खलन हुआ है, कहीं कुछ हुआ, इस तरह की समस्याएं। और मजे की बात और हैरानी की बात है ये, मैं दिल्ली में रहता हूँ और दिल्ली में बहुत सारे मीडिया वाले रहते हैं, तमाम लोग रहते हैं। दिल्ली में यमुना का जल स्तर 1 सेंटीमीटर भी ऊपर नहीं गया है। एंड दिस इज टू बी नोटेड। ये कहीं नहीं आया है, ये कहीं खबर नहीं आई होगी कि दिल्ली में जो यमुना नदी है उसका जलस्तर 1 सेंटीमीटर भी ऊपर नहीं गया, लेकिन करोल बाग में बाढ़ के पानी से बच्चों की डेथ हो गई। तो पहली बात, इसको बाढ़ का पानी कहना बंद करना चाहिए। बाढ़ का पानी नहीं था, ये नाले का पानी था। ये उस नाले का पानी है जो हमारे सिस्टम में हमारी गंदगी जमा हुई है। ये उसका गंदगी है, उसका पानी है जिसकी वजह से करोल बाग के इंस्टीट्यूशन में बेसमेंट में पानी भरा और बच्चों की जान गई। तो पॉइंट नंबर 1 जो कि कहीं मेंशन नहीं हो रहा है। पॉइंट नंबर 2 ये है कि आपने देखा होगा कि जब इस पे एफआईआर हुई और प्रेशर बढ़ा, तो कहा गया कि कोचिंग के कोऑर्डिनेटर को और उसके जो प्रमोटर है उसको अरेस्ट किया गया। ठीक है, सीईओ को। हाँ, बिल्कुल, इसके फाउंडर कौन है, राव आईएएस के फाउंडर कौन है, पूरी दुनिया जानती है। ठीक है, इसके सीईओ कौन है, इससे क्या फर्क पड़ता है? तो जो इसके मेन किंगपिन है, जो कल्प्रिट हैं, वो अभी भी खबरों के दायरे से ही बाहर हैं। आपने देखा होगा कि पूरी खबर में उनका जिक्र तक नहीं है कि राव आईएएस के फाउंडर कौन है, ये कोचिंग कब से चल रही है, ये बच्चों से कितना पैसा लेती है, और कोचिंग के नाम पे बच्चों के साथ कितनी लूट मार और माफिया। देखिए, ये कार्टेल है। ये मैं इसको कोचिंग कार्टेल बोलता हूँ। ठीक है, मुखर्जी नगर में मैंने देखा, ये कार्टेल है। इसमें आईएएस जो क्या नाम है, जो काफी फेमस हैं सोशल मीडिया पे, विकास विकीर्ति से लेकर के और राव आईएएस से लेकर के हजारों सेंटर चलते हैं करोल बाग में, मुखर्जी नगर में। ये कोचिंग कार्टेल है। में से आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। मेरे एक मित्र हैं, वो अमेरिका में रहते हैं, विकीर्ति के बहुत बड़े फैन हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैंने क्या अच्छा काम कर रहे हैं? आप इमेजिन कर सकते हैं गुराल जी, मैं तो कभी गया नहीं कोचिंग में, लेकिन मैं जहां तक समझ पा रहा हूँ कि 1 साल की फीस इनकी कम से कम 4 से 5 से 6 लाख रुपए होगी। इतनी ज्यादा तो नहीं, लेकिन 2-2.5 लाख कोचिंग सेंटर में 2-2.5 लाख 3 लाख फीस पहुंच चुकी है। मैं उस सिस्टम का हिस्सा रहा, मैं उस सिस्टम का हिस्सा रहा हूँ। फीस इतना तेजी से एक्सपोनेंशियली ग्रोथ हुआ है फीस में, वहां के ढांचे में नहीं, वहां की सुविधाओं में नहीं, और न टीचर्स की क्वालिटी में, इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ और सिर्फ फीस में हुआ है बस। तो आप 2 से 2.5 लाख रुपए फीस, आप ये देखिए कि सारे कोचिंग वाले 10-10 सालों में ये हजार करोड़ के, 3-3 हजार करोड़ के, 4-4 हजार करोड़ के मालिक कैसे बन रहे हैं? ये पैसा कहां से आ रहा है? तो इसको एक सिस्टमेटिक फ्रेमवर्क में देखे जाने की जरूरत है, तभी हम इसकी बुनियादी इसकी सच्चाई को पकड़ पाएंगे। अदरवाइज हम ऐसे ही किसी के बीजेपी, कांग्रेस और ये आम आदमी पार्टी करते रहेंगे। तो पॉइंट नंबर 1 ये है कि एक सिस्टमेटिक फेल्योर है, स्ट्रक्चरल फेल्योर है, नंबर 1।
पॉइंट नंबर 2 ये है कि इसको कोचिंग कार्टेल के फ्रेम में देखना चाहिए। कोचिंग कार्टेल्स चल रहे हैं भारत में, और केवल दिल्ली में नहीं, कोटा में चल रहे हैं, दिल्ली में चल रहे हैं, जयपुर में चल रहे हैं, भोपाल में चल रहे हैं, इंदौर में चल रहे हैं, हर जगह चल रहे हैं। ये माफियागिरी है, ये कोचिंग माफियाज हैं ये, और ये इनको पॉलिटिकल पार्टियों से संरक्षण मिलता है। ये जाकर के उनको चंदा देते हैं, वहां के जो लोकल कॉर्पोरेटर्स होते हैं, जो लोकल बॉडीज होती हैं, इनमें इनके लोग होते हैं। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात कि आकर के जो नए दौर के आज के जो युवक हैं, जिन्होंने अपनी जिंदगी की शुरुआत ही अपनी आंखें ही खोली सोशल मीडिया पे, आकर के ये वहां पे मोटिवेशन भी देते हैं, उनको गुमराह भी करते हैं। ठीक है, तो ये इसको इस पूरे स्ट्रक्चर में देखना चाहिए। और दूसरा इसका जो पॉइंट है वो है एक अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, जो शहरी क्षेत्रों में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें हिंदुस्तान कहाँ है। तो उसमें मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि हमारे देश में अभी भी तारों के जाल ऐसे उलझे हुए हैं कि उसमें करंट लगने से बच्चों की मौत हो जाती है, और 2 दिन तक खबर चलती, बिल्कुल 2 दिन तक खबर छपती है, हंगामा होता है। हम वो देश हैं, हिंदुस्तान वो देश है जो अभी भी अपने बिजली के तारों को अंडरग्राउंड नहीं कर सका है। हम वो देश हैं जहां पे जमुना नदी में पानी का 1 इंच नहीं बढ़ता है, लेकिन किसी एनवायरमेंटलिस्ट ने ये ध्यान नहीं दिया होगा, आपने गौर किया होगा सोशल मीडिया पे, किसी जर्नलिस्ट ने, किसी मीडिया ने कहीं नहीं ध्यान दिया इस चीज को, यमुना का जलस्तर 1 सेंटीमीटर नहीं बढ़ता है, लेकिन करोल बाग में बाढ़ से लोगों की मौत हो जाती है। तो ये बाढ़ है ही नहीं, ये वो गंदगी है जो हमारे सिस्टम में जमी हुई है, और उसकी वजह से सफोकेट होकर के बच्चे मरे। इसके लिए सारे लोग जिम्मेदार हैं, मैं मानता हूं, पॉलिटिकल पार्टीज जिम्मेदार हैं, हमारा एमसीडी जिम्मेदार है। आम आदमी पार्टी दिल्ली में 10 सालों से शासन कर रही है, उसको सिर्फ और सिर्फ दूसरे पार्टियों की कमी निकालने के अलावा केजरीवाल के पास कोई काम नहीं, उसकी पार्टी के पास, ना ही बीजेपी के पास है। भारतीय जनता पार्टी 10 सालों से सत्ता में है, उसके पास भी आम आदमी पार्टी, और दोनों एक दूसरे को सर्वश्रेष्ठ करते रहते हैं। तो ये एक सिस्टमेटिक फेल्योर के दायरे में मैं इसको देखता हूं। और फिर तीसरी बात आती है वो जो, बिल्कुल जी, मैं ये कह रहा था कि जब हम ये कहते हैं सिस्टमैटिक फेल्योर, तो इसमें क्या है कि किसी पर जिम्मेदारी तय नहीं हो पाती है। और अब इस स्टेटमेंट से सबसे ज्यादा जो खुश होता है वो होती है पॉलिटिकल पार्टीज, क्योंकि उनको ये लगता है सिस्टमैटिक फेल्योर है, मतलब हमारी भी थोड़ी गलती होगी, सामने वाली थोड़ी वाली गलती हो जाएगी, सामने वाले की, बिल्कुल। हाँ, हमें ये समझना है कि गलती किसकी है। मुझे इस मामले में मैं कहूंगा कि बिल्कुल, इस मामले में मैं कहूंगा कि वहां का जो कॉर्पोरेटर है, जो लोकल बॉडी का वहां का हेड है, मतलब पार्षद है, जो एमसीडी का है, चीफ है वो, दिल्ली का जो चीफ मिनिस्टर है वो, जो ये जो पानी वाला डिपार्टमेंट है, वाटर मिनिस्ट्री का जो हेड है वो, और एलजी, इन सब के खिलाफ बाकायदा क्रिमिनल जो ऑफेंसेस के तहत केस दर्ज होना चाहिए, और इनको अकाउंटेबल बनाना चाहिए, ये होना चाहिए। ठीक बात है। अब मैं ये पूछ रहा हूं कि 2015-16 में जब प्राइम मिनिस्टर ने स्मार्ट सिटी मिशन की घोषणा की थी, तो वो 100 स्मार्ट सिटी बनाना चाह रहे थे। अब आप ये सोचिए कि जहां प्राइम मिनिस्टर रह रहा है, जहां भारत का मुख्य न्यायाधीश रहता है, जहां सारे सेक्रेटरीज रह रहे हैं, वहां पर यह स्थिति है कि वो 1% भी स्मार्ट नहीं बन पा रहा है। तो क्या केंद्र सरकार को शर्म नहीं आनी चाहिए इस बात से कि उनकी फ्लैगशिप स्कीम थी, पहला नाम उनका आना चाहिए था, उनको पता होना चाहिए था कि क्या हो रहा है। जब उनको ये मालूम होता है कि इस दूर दराज इलाके में उनके कितने वोट कट गए, 5 वोट कट गए कि 15 वोट कट गए, तो उनको ये नहीं पता चल पा रहा था कि दिल्ली के तमाम इलाकों में पानी भर रहा है, किसी हादसे का इंतजार कर रहे थे। बिल्कुल, आप ये देखिए कि वो जो, इसको तो आप ये समझिए कि ये इट वाज जस्ट अ जुमला, ये अमित शाह बोल भी चुके हैं, और शताब्दियों के अगर आप जुमलों की लिस्ट बनाएंगे तो उसमें ये सारे जुमले जो इनके द्वारा फेंके गए हैं वो टॉप में आएंगे। और वो तो करोल बाग है, मतलब ओल्ड राजेंद्र नगर है। मैं आपको बताऊं, परसों मैं गया था सेंट्रल सेक्रेटरिएट के आसपास, ये वो इलाका है जहां नया कर्तव्य पथ बना है, जहां नई पार्लियामेंट बनी है। आप वहां जाते तो वहां पे आपको नाव चलानी पड़ती, तालाब बन गए थे वहां पे कर्तव्य पथ पे। ये स्थिति है वहां पर। जो इन्होंने नया वॉर क्या मेमोरियल बनाया है वहां पे शहीदों के लिए, इंडिया गेट के बगल में, उसमें पानी घुटने तक पानी भरा हुआ था। तो ये हाल है इस देश का। इस देश का जो ये जो रूलिंग क्लास है ना, ये इतना लोगों से डिटैच्ड है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये सिर्फ लूट, करप्शन में ये पूरा व्यवस्था चल रही है। और प्रधानमंत्री की जो जुमले हैं, ये उनके लिए क्या है, वो कह देंगे कि ये जुमला था, बात खत्म, आप मरिए, आप जाइए, आप लड़िए। बिल्कुल सही बात है। और बात सिर्फ राजेंद्र नगर की नहीं है विश्व दीपक, आप गांधी विहार, नेहरू विहार, मुखर्जी नगर में हालत देखिए। जब भी पानी बरसता है, पूरा सीवर का पानी ऊपर आ जाता है, बच्चे उस सीवर के पानी में चलते हैं, और घरों में भी सीवर का पानी नल से आने लगता है।
कहीं बिल्कुल कहीं तो स्लम मैंने में रह देखा रहे है हैं, कि वो बिल्कुल टेक्निकली स्लम में रह रहे हैं वो। स्लम में रह रहे हैं, बिल्कुल। कहीं कहीं तो मैंने देखा है कि वो नल से काला पानी, ब्लू पानी आ रहा हाँ है। अब ये नीले रंग का पानी कहाँ से आ रहा है, क्या है, आई डोंट नो। पर ये है, स्थिति यही है कुणाल जी। और मीडिया बहुत की बुरी हालत। रिपोर्टिंग अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि वो कैसे बड़े लोगों को, जो बिग फिशेज हैं, उनको कैसे बचाया बचाते जाता हैं। है। नाम तक नहीं आता है उनका रिपोर्टिंग नाम में। नहीं है कि और कोई ये नहीं बोलता है कि यमुना में पानी है ही नहीं और बाढ़ कैसे आ गई भाई, कहाँ से बाढ़ आ गई, आप क्या, ये तो बाढ़ है ही हम्म, नहीं। जी सही बात है। जो ये इंफ्रास्ट्रक्चरल फेल्योर है उसको बाढ़ का नाम दे रहे हैं। बिल्कुल। ये अगली खबर इस पर है विश्व दीपक जी, उत्तर प्रदेश से। कल क्या बिल्कुल। हुआ है कि माता प्रसाद पांडे जी को, जो कि इटावा से हम्म विधायक हैं, उनको अखिलेश यादव ने नेता प्रतिपक्ष बना दिया है हम्म हम्म विधानसभा। अब वो ब्राह्मण समुदाय से आते हैं, ब्राह्मण जाति से हैं। तो पूरा शोर ये मचा हुआ है कि अखिलेश यादव पीडीए की बात कर रहे थे, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक की बात कर रहे थे, लेकिन जब आपको नेता प्रतिपक्ष बनाना था, एक महत्वपूर्ण पद देना था विधानसभा में जो आवाज उठाता, तो वो आपने एक ब्राह्मण को दे दिया। अब लोग ये भी कह रहे हैं कि 2027 हार जाएंगे अखिलेश यादव। मैं ये पूछ रहा, बस मेरा ये पूछना है कि क्या कोई ब्राह्मण आवाज नहीं उठा सकता? अगर ब्राह्मण भाई, वो 80-81 साल के हैं, वो 80-81 साल के हैं, समाजवादी हैं, क्या हम सिर्फ जाति के आधार पर ही समझेंगे, या फिर हम ये समझ लेंगे कि हर ब्राह्मण ब्राह्मणवादी ही होगा? मेरे बस कहने का मतलब ये है। क्या और दूसरी बात आपको इस पर भी बोलना है कि क्या ये उनकी रणनीति सही है राजनीतिक रूप से, अखिलेश की? देखिए जी ऐसा है विश्व। कि इसको थोड़ा सा ऐसे समझना चाहिए कि ये बात जी। सही है कि उनका पीडीए का फॉर्मूला इस बार कामयाब रहा, ठीक है। और वो बीजेपी का जो जगरनॉट है उसको रोकने में एक हद तक कामयाब रहे, ठीक है ना। लेकिन हम्म। ये मान लेना कि ये जो है ऐसा ब्रह्मास्त्र है जो हमेशा काम आएगा, तो हम्म। ये सही नहीं है। और मेरे ख्याल से इस चीज का रियलाइजेशन अखिलेश यादव को है। वो पार्टी के चीफ है और उनको ये समझ है कि ये फार्मूला चल गया है, लेकिन हमें और वोट बैंक को लाने की जरूरत है। तो मैं ये मानता हूं हम्म। कि अगर उन्होंने इसको सही या गलत पे नहीं जाते हैं, हमें पॉलिटिकल हम्म। पार्टी की थिंकिंग और उसकी स्ट्रेटजी के दायरे में अगर देखें तो अखिलेश यादव को बिल्कुल। ये समझ होगी या उनको एहसास होगा कि हमारे पास एक चंक बना है, हमारे पास एक पिछड़ों का चंक था ही हमारे पास, उसमें अल्पसंख्यक हमारे हम्म। पास थे ही, उसमें हमने जो है हम्म। दलितों का एक नया चंक जोड़ा है। लेकिन हम्म। बट दैट इज नॉट इनफ। हमें कुछ और सोशल ग्रुप चाहिए हमारे साथ ऐड करने के लिए, टू मेक अ विनेबल कॉम्बिनेशन जो कि ज्यादा हम्म। सस्टेनेबल हो। तो मेरे ख्याल से इस सोच के तहत उन्होंने किया होगा। तो ये तो उनकी सोच है, उनकी पार्टी की स्ट्रेटजी है। और अगर वो ऐसा कर पाते हैं वास्तव में, अगर 4-5% या 1-2% भी ब्राह्मण उनके साथ जा पाते हैं अखिलेश यादव के साथ, तो ये उनकी कामयाबी होगी। अब इससे इतर देखते हैं जो शोर मच रहा है सोशल मीडिया पे कि आपने एक ब्राह्मण को बना दिया तो मतलब आपने धोखा दिया या इस फार्मूले को आपने छोड़ दिया, त्याग दिया। तो एक चीज समझनी होगी आपको कुणाल जी। इस समय इस देश की राजनीति एंटी ब्राह्मणिज्म उसका कोर है, ठीक है। आप एंटी ब्राह्मणिज्म उसका कोर है। आप कौन ब्राह्मण है, अगर ब्राह्मण है तो वो कितना ब्राह्मणवादी है, ठीक है। उसने अपने जिंदगी में ब्राह्मणवाद की कितनी प्रैक्टिस की है या नहीं की है, ये सारे सवाल इतर हो चुके हैं। ऑन दी अदर हैंड, जितनी भी जो पावरफुल ओबीसी कास्ट्स हैं, आप उनके जो इन्फ्लुएंसर हैं, आप उनकी बातचीत का लहजा देखिए। जितने भी जो इन्फ्लुएंसर हैं जो दलित कम्युनिटीज से आते हैं, आप उनकी बातचीत का लहजा या उनकी आप एनालिसिस देखिए चीजों की। ये ब्लाइंडली जो है, जो मैं कई बार तो मुझे ये लगता है कि जो एंटीसेमिटिज्म कहते हैं हम यहूदियों के साथ, तकरीबन उसी स्थिति में भारत की पॉलिटिक्स खड़ी हो गई है, जहां पे कि ब्राह्मण को हर चीज का एक विलेन बना दिया जाता है बिना कुछ जाने समझे या सोचे हुए। निश्चित रूप से हमारे देश की जो सामाजिक व्यवस्था थी वो गलत थी, और लेकिन इस व्यवस्था को से लड़ने में, इसको कम करने में बहुत सारे ब्राह्मणों ने भी आगे बढ़ करके योगदान दिया है। एग्जैक्टली। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स जो है इस बिंदु पे खड़ी है, जहां पे कि आप किसी की सिर्फ जाति देख करके आप उसको विलेनाइज कर सकते हैं, उसको जो है डिमोनाइज कर सकते हैं, आप उसके खिलाफ कैंपेन चला सकते हैं और उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि जो ट्रोल्स हैं, ठीक है, इस बहस को ज्यादा महत्व ना देते हुए उनके स्तर पे इसको छोड़ देना चाहिए। हाँ, इसमें जो समझने वाली बात है वो ये है कि ये ठीक नहीं है। बात केवल ब्राह्मणों की नहीं है, बात है किसी दूसरे कास्ट के साथ भी ये नहीं होना चाहिए।
किसी की को भी कास्ट रिलीजन, हमने क्या सीखा? हम जब आजाद हुए तो हमने क्या तय किया? इस देश में किसी जो भेदभाव चलो हुए हैं इतिहास में, अतीत में, वो गलत हैं, उसको हमने ठीक किया, रिफॉर्म किया उसके लिए। लेकिन एक नए बिल्कुल। किस्म की ये जो पॉलिटिक्स चल रही है, मेरे ख्याल से ये ठीक नहीं है, और मैं इसके साथ मैं मैं इसको बहुत ही शक के दायरे से देखता हूँ, और बहुत ही क्रिटिकल हूँ मैं इसको लेकर के। आजाद हुआ, हमने संविधान सभा बनाई, संविधान सभा में हमने ये नहीं देखा कि हम ब्राह्मण को हम्म। चुन रहे हैं या फिर दलित को चुन रहे हैं। तमाम उसमें ब्राह्मण थे। मैं देखूंगा कि उसमें उच्च जाति के लोग ज्यादा थे संविधान सभा में। फिर भी जब संविधान बिल्कुल सभा फिर भी जब संविधान सभा आर्टिकल 17 पर बात करती है कि तो आप समझिए कि आधे घंटे भी बातचीत नहीं होती आर्टिकल 17 पर। और यूनानिमसली आर्टिकल 17 जिसमें अस्पृश्यता का अंत था वो तत्काल पास हो जाता है, उस पर कोई बातचीत ही नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो और स्वयं अंबेडकर भी ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद दोनों चीजों को अलग रखते थे, क्योंकि बिना इसके आप देश में बिल्कुल बिना इसके देश की एक रूपता बनी ही नहीं रह सकती है, विविधता बनी ही नहीं रह सकती है, अगर आप किसी बिल्कुल एक कम्युनिटी बिल्कुल को जिम्मेदार समझा देंगे। तो बिल्कुल मुझे लगता है कि इससे बिल्कुल बचना चाहिए। बिल्कुल और बिल्कुल। ये 2027 पर क्या है, क्या इसका प्रभाव पड़ेगा आपको लगता है? ये माता प्रसाद की घटना का ये जो पीडीए का जो फॉर्मूला है, जी 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 जी। देख देखिए ऐसा है कि मैं इसको थोड़ा सा और ब्रॉडर और इन डेप्थ एनालिसिस अगर आप पेश करें, समझें उस चीज को, बिल्कुल तो बिल्कुल। इसको मैं तात्कालिक सफलता मानता हूँ। ये जो फार्मूला है तात्कालिक फार्मूला है, ये तात्कालिक सफलता है इसमें, क्योंकि देखिए इस पूरे फार्मूले की जो बुनियाद थी वो इस प्रेमाइस पर आधारित थी कि अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ गई तो संविधान बदल देगी और आरक्षण खत्म कर देगी। इसको इसकी बुनियाद इस कैंपेन पे थी, इस पूरे फार्मूले की जो प्रीमाइस बना, जो पूरा फार्मूला जो सतह पूरा पर बन करके आया, उसकी बुनियाद में ये कैंपेन थी। और ये मैसेज जो है लोगों के नीचे तक पहुंचा, डिलीवर हुआ, और एक बड़ा एक कॉम्बिनेशन बना बीजेपी के अगेंस्ट, एक रेनबो कॉम्बिनेशन बना। अब सवाल ये है कि 27 में अभी 24 है, तीन साल बाकी है। तो 3 साल में अगर बीजेपी ने आरक्षण नहीं बदला, मतलब आरक्षण खत्म नहीं किया, जो कि नहीं करना है भारतीय जनता पार्टी, कोई भी नहीं करेगा। कौन आदमी है जो कोई नहीं पावर करेगा। रूल करना, मतलब पावर लूज करना चाहेगा? तो आरक्षण तो हम्म। बदलना नहीं है, और संविधान भी हम्म। नहीं ही बदलना है लगभग। तो उस स्थिति में 2027 में जब ये दोनों पार्टियां आमने सामने होंगी, तो इस फार्मूले का प्रभाव कितना होगा, इसको लेकर पर के संविधान मैं कमजोर भी करेंगे ना विश्व दीपक, ये लगातार संविधान तो कमजोर करेंगे ही ना। संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर कर रहे हैं, संविधान कमजोर करते चले जा रहे हैं। जब आप हाँ जब आप सीआईसी को कमजोर करते जब आप सीआईसी को कमजोर करते हैं तो आप संविधान को कमजोर कर रहे होते हैं। इंफॉर्मेशन बिल्कुल कमीशन को जब आप कमजोर कर रहे बिल्कुल हैं तो आप संविधान को कमजोर कर रहे हैं। जब आप इलेक्शन बिल्कुल। कमीशन को कमजोर कर रहे हैं तो आप संविधान को कमजोर कर रहे हैं। तो आई विपक्ष एग्री, इस मुद्दे को बिल्कुल तो उठा ही सकता है। पर एक चीज और आपसे बिल्कुल। पूछना चाहूंगा इस नोट पे, मुझे ये बात लगती है जरूर पूछनी चाहिए जी कि ये असल में यूपी में जो इम्पैक्ट था, ये सिर्फ पीडीए का इम्पैक्ट था या राहुल गांधी के चेहरे का भी इम्पैक्ट था? क्योंकि मुझे लगता है कि पीडीए इतना अपीलिंग नहीं है, मतलब सुनने में ना नारा इतना अपीलिंग लगता है, ना हो सकता है लोगों तक ये बात पहुंची हो। लेकिन राहुल गांधी जो मैसेज दे रहे थे, बार बार किताब लेकर के चल रहे थे संविधान की, जिसमें था कि संविधान बदलेगा, मुझे लगता है कि वो सीटें बहुत ज्यादा नहीं लड़े हैं कांग्रेस यहाँ पर। अगर ज्यादा सीटें लड़ती तो हो सकता है उन्हें और फायदा होता। ये देखिए ये बात, अगर इसको थोड़ा सा और आप प्रिसाइज करें, थोड़ा और फोकस करें इसको, तो जो आदमी हम्म। या जो चेहरा निकल करके सामने आता है वो वास्तव में राहुल गांधी ही है। क्योंकि आप देखिए कि राहुल गांधी ही एकमात्र पॉलिटिशियन हैं इस देश में जो पिछले 10 सालों से लगातार उन मुद्दों पर खुल के बोल रहे हैं जिसपे बोलने की हिम्मत ना तो अखिलेश यादव ने की है, ना ही बहन मायावती जी ने की है। आप देखिए हाथरस कौन गया था? हाथरस राहुल जी गए थे, प्रियंका गई थी। आप देखिए कि दलितों पे होने वाले अत्याचार ऊना के मुद्दे पे कौन बोला? राहुल ने बोला। तो इस देश में चाहे वो दलितों के खिलाफ हो, चाहे मुसलमानों के खिलाफ लिंचिंग का मसला हो, तमाम मुद्दों पर आरएसएस के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो आदमी, एकमात्र आदमी है जो डट करके खड़ा रहा, बोलता रहा, वो राहुल गांधी है। तो अगर राहुल गांधी की क्रेडिबिलिटी इस मूवमेंट के साथ, इस फॉर्मूले के साथ नहीं जुड़ती, तो ये सफल नहीं होता। हम्म। इस बात को मानने में एकदम साफ तरीके से मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर पीडीए के हम्म। साथ राहुल गांधी की क्रेडिबिलिटी, उनका फेस नहीं होता, तो ये सफल नहीं होता। ऑन द अदर हैंड ये भी मानना चाहिए कि जो जमीन पर जो कास्ट अलायंस है, वो हम्म। वो उसको भी राहुल गांधी की जरूरत थी। मतलब राहुल गांधी को भी वो अलायंस चाहिए था, कास्ट कॉम्बिनेशन।
और उस कास्ट कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए उस थॉट को, आइडियोलॉजी को एक फेस चाहिए था, क्रेडिबल फेस। राहुल गांधी ऐसा फेस जिसने इस देश को अपने ऑन फुट पैदल 2 बार पैदल से नापा, पैदल चल करके नापा जिसने, उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक, वो क्रेडिबिलिटी। और जिसने 10 साल लगातार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उन मुद्दों पर बोला है जिन पे बोलने की हिम्मत अखिलेश यादव ने कभी नहीं दिखाई। समाजवादी पार्टी का रवैया बहुत ही ढुलमुल था, ये सबको पता है पूरे 10 सालों में। अल्पसंख्यक के मुद्दों को देख लीजिए, वो कभी नहीं निकल के बाहर आए, कभी नहीं। और अल्पसंख्यकों को सिर्फ राहुल गांधी पर ही भरोसा रहा होगा, इसीलिए वो इस अलायंस में जुड़ गए। बिल्कुल ठीक है विश्वदीप, अगली खबर भारत यूएसए और रूस से जुड़ी है। इसमें आपने देखा होगा कि जब नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने पहली जो विदेश यात्रा की थी वो रूस की थी। इससे अमेरिका और अदर वेस्टर्न पावर्स थी वो भारत से काफी अपसेट थे। अभी हाल में अभी चल ही रहा है, टोक्यो में क्वाड मीटिंग चल रही है, तो क्वाड मीटिंग में जयशंकर साहब जो है पैम्पर करने की कोशिश में है ब्लिंकन को, जो कि विदेश मंत्री हैं अमेरिका के, कि किसी तरीके से संबंध जो है नॉर्मल हो जाए। और इसीलिए ये भी खबर आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब इसको बैलेंस करने के लिए यूक्रेन की यात्रा में भी जा सकते हैं अगले कुछ हफ्तों में ही। शायद आपके सामने ये खबर आई हो कि जो यहाँ के उप विदेश मंत्री हैं अमेरिका के, डोनाल्ड नाम है उनका, शायद डोनाल्डी नाम है, वो डोनाल्ड साहब ने अपनी सीनेट में कहा है कि जो भारत ने ये जो काम किया, मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो काम किया है रूस में जाकर के, उससे वो बहुत ज्यादा हताश हैं और पूरा अमेरिका निराश है, क्योंकि उनकी लड़ाई असल में तो रूस से ही है और आप रूस के साथ ही संबंध बना रहे। तो मैं और जयशंकर साहब ये भी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन जाएंगे और ये भी पॉसिबिलिटी है कि हम वॉर रुकवा दें। तो पहले भी वॉर रुकवाई गई थी और हो सकता है कि फिर से वॉर रुकवा दें मोदी जी। क्या लगता है आपको? देखिए ऐसा है कि ये तो जियो पॉलिटिक्स है ये, ठीक है, उसमें एक बैलेंसिंग एक्ट करने पड़ते हैं। तो आपको आज के समय में जो भारत का हित है, जो भारत की जो स्ट्रेटेजिक अलायंस, देखिए इसमें दोनों चीजों को देखना पड़ेगा कि भारत के इंटरेस्ट क्या है, अमेरिका के इंटरेस्ट क्या है और रशिया के इंटरेस्ट क्या है। भारत का इंटरेस्ट ये है कि भारत को आज के टाइम में जो सबसे बड़ा थ्रेट है, जो कि मैं जिसपे मैं यकीन करता हूँ और मैं मानता हूँ इस चीज को, कि भारत को आज के टाइम में सबसे बड़ा थ्रेट है वो चाइना से है। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। और चाइना के जो इंपीरियलिस्टिक, जो उसके इंपीरियलिज्म है, चाइनीज इंपीरियलिज्म, वो खतरा है। वो केवल भारत अमेरिका के साथ उसका जो एक टेक्नोलॉजी पे या दुनिया में डोमिनेंस को लेकर के जो एक चल रही है वॉर, कोल्ड वॉर कह सकते हैं इसको, कोल्ड वॉर ऑफ न्यू एरा, वो तो चल ही रही है। लेकिन भारत के साथ रियल थ्रेट है भारत को चाइना से, क्योंकि दोनों पड़ोसी देश हैं, दोनों की सीमाएं लगती हैं और झड़पें होती रहती हैं। तो भारत को इसके लिए अमेरिका का सपोर्ट चाहिए, तो भारत ने अमेरिका के साथ सपोर्ट किया और अलायंस बनाया, क्वाड बनाया। लेकिन भारत को ऑन दी अदर हैंड अपनी घरेलू जरूरतों के लिए सस्ता तेल भी चाहिए, और रशिया के साथ जो हमारी डिफेंस डिपेंडेबिलिटी है, पुरानी है, बहुत पुरानी है, तो मेरे ख्याल से उसके लिए वो गए होंगे वहां पर। हाँ, मोदी के लिए पर्सनली काफी फंसने वाली पोजीशन है, क्योंकि वो उन्होंने एक जमाने में जैसे ही जब उन्होंने काफी प्रो अमेरिकन स्टैंड लिया, जाकर के वहां बोल के आए कि ट्रम्प जो है जीतेगा और हमारा अगली बार ट्रम्प सरकार, फिर जैसे ही इजराइल जैसे इजराइल पैलेस्टीन का मसला हुआ तो इजराइल के लिए उन्होंने ट्वीट किया। तो उनका जो इंक्लिनेशन है मोदी का, उनके आइडियोलॉजी के हिसाब से भी देखा जाए और उनके स्टेट के हिसाब से भी देखा जाए, उनके पास्ट के हिसाब से भी देखा जाए, तो टूवर्ड्स वेस्ट है, खासतौर से प्रो अमेरिकन है। लेकिन बैलेंसिंग एक्ट में वो रशिया चले गए। अच्छा, बिल्कुल, बहुत बुरी तरह फंस गए, पता नहीं उनके सलाह। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आप देखिए दशकों से जो हमारी रणनीति रही है नेहरू के जमाने से और उससे भी थोड़ा और पहले से, हम गजा के साथ ही खड़े रहे हैं, फिलिस्तीन के साथ ही खड़े रहे हैं, हम इजराइल के साथ नहीं खड़े रहे हैं। और इनके साथ प्रॉब्लम ये थी कि चूंकि ये अमेरिका के साथ खड़े थे इसलिए इनको इजराइल के साथ खड़े रहना था, और जबकि हमारी जो ट्रेडिशनल जो स्टैंड है वो हमारा फिलिस्तीन के साथ है। इसमें तो इनको जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्रीज के लोग हैं उनको बुला के डांटना चाहिए कि आपने ठीक से होमवर्क नहीं किया था, कि रशिया ने उसी दिन अटैक किया और आप उसी दिन जाकर के उसको हट कर रहे हैं। तो ये बेसिकली इनका लगता है होमवर्क ठीक नहीं है, इनकी टीम ठीक नहीं है। बाकी ये बैलेंसिंग एक्ट है, जियो पॉलिटिक्स में होता रहता है, इसको बहुत ज्यादा रशिया को भी मालूम है, अमेरिका को भी मालूम है, तवज्जो बहुत ज्यादा नहीं देनी चाहिए। मैं नहीं मानता हूँ कि इससे कोई खास फर्क पड़ेगा भारत अमेरिका संबंधों पर। ये पोस्चरिंग है, लोग बोलते रहते हैं, ऐसा करते रहते हैं, कल को फिर आप देखेंगे कि जी बोलिए आप कुछ कह रहे थे।
तो मेरा मानना है, बिल्कुल, तो मेरा मानना है कि इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो अमेरिका के लॉन्ग टर्म गोल्स हैं अमेरिका के, वो पाकिस्तान के साथ हैं। और जो इस एशिया पैसिफिक रीजन में या साउथ एशिया में अमेरिका के जो लॉन्ग टर्म गोल्स हैं, या अमेरिकन हेजेमोनी है जो दुनिया में, उसमें उसमें उसके लिए इंडिया एक बहुत ही नेचुरल अलायंस है, नेचुरल पार्टनर है। एक तो डेमोक्रेसी है, इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है, ठीक है। अमेरिका के जो हिंदुस्तान के जो हिंदू एनआरआईज हैं, मैं हिंदू शब्द इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो वहां पे जाकर के उनकी कल्चरल आइडेंटिटी यही बनती है, ये हिंदू एनआरआईज हैं। वो अमेरिका का सबसे मोस्ट पावरफुल ग्रुप है, मोस्ट पावरफुल। सारे जो बड़ी कंपनियां हैं अमेरिकन, उसमें सारे टॉप सीईओज इंडियंस हैं। तो जो ये कुल मिलाकर के जो अलायंस बनता है, वो छोटा मोटा नहीं है, बहुत ही गहरा और स्ट्रेटेजिक अलायंस है। लॉन्ग टर्म गोल्स अमेरिका के वो हिंदुस्तान से पूरे होते हैं। तो मैं मानता हूँ कि पोस्टरिंग है, बयानबाजी चलती रहेगी, फिर कल को फिर दोस्त हो जाएंगे। बिल्कुल, क्योंकि आप देखिए ना कि अगर भारत को अमेरिका की जरूरत है, तो अमेरिका को भी भारत की जरूरत है चीन से, बिल्कुल, चीन से लड़ाई करने के लिए, बिल्कुल, काउंटर करने के लिए, क्योंकि सीधे लड़ाई तो होने नहीं वाली, काउंटर करने के लिए भारत की जरूरत है उसको। भारत बड़ा बाजार भी है, अल्टरनेटिव बाजार भी है, चूंकि चीन भी बाजार था बड़ा, अब भारत एक अल्टरनेटिव बाजार है। ठीक है, अगली खबर हमारे साथ क्या है कि जी जी बोलिए सर, आप बोलिए। असल में हमारे साथ दिक्कत ये है कि हमारे यहाँ जो इंटेलिजेंसिया है हमारे हिंदुस्तान का, या जो एकेडमिया है, मीडिया है, जो कि मैं भी उसी ग्रुप से हूँ, तो मैं जानता हूँ कि जैसे ही चाइना और रशिया की बात आती है, तो एक सेंटिमेंटली वो बिहेव करने लगता है। ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। वो पुराने जमाने का देखने लगते हैं गाने कि मेरा जूता है जापानी और सिर पे लाल टोपी रूसी दी है हिंदुस्तानी। इसकी ये जो मोड है, जो नेरोवियन मोड है, रोमांटिसिज्म है चाइना के साथ, रशिया के साथ, वो नहीं होना चाहिए। क्योंकि जो कंट्री टू कंट्री रिलेशन है, वो बहुत ही प्रैक्टिकल, प्रैग्मेटिक और बहुत ही ब्रूटली अपने सेल्फ इंटरेस्ट के ध्यान में रख के होना चाहिए। हमारे यहाँ दिक्कत ये है कि जैसे ही रशिया और चाइना के साथ कुछ बात होती है, तो लोग अजीब से बात करने लगते हैं, मतलब जैसे लगता है उनका दिल दुखा दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं दुखाता रहता हूँ लोगों के दिल, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। उस समय के हिसाब से वो रणनीति ठीक थी, नेहरू ने अपने जमाने के हिसाब से उस समय ठीक किया था, पर आज के हिसाब से तो सच में ब्रूटल हो गया है। आपको अपना सेल्फ इंटरेस्ट, हर देश को अपना इंटरेस्ट देखना चाहिए, और अमेरिका जैसे देश तो सिर्फ अपना ही इंटरेस्ट देखते हैं, उनको तो बाकी मतलब ही नहीं। अगली खबर नीति आयोग वाली है। ये खबर एक दिन पुरानी हो गई है, पर ये चल रही है अभी भी, कि नीति आयोग की बैठक थी जिसमें ममता बनर्जी भी गई थी, जबकि अदर जो नॉन बीजेपी रूल्ड स्टेट्स हैं उनके सीएम्स ने इस मीटिंग का बहिष्कार किया था। ममता बनर्जी इसके बाद भी गई। ममता बनर्जी लेकिन बीच में ही मीटिंग से बाहर आ गई। उन्होंने कहा कि उनका माइक बंद कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि चंद्रबाबू नायडू को 20 मिनट बोलने दिया, मुझे 5 ही मिनट बोलने दिया, और मुझे ज्यादा बोलने भी नहीं दिया, और मेरा माइक बंद कर दिया। और कहती हैं कि ये प्रधानमंत्री संघवाद की बात करते हैं, और जब मैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की स्पिरिट के साथ मीटिंग में गई थी तो मेरे साथ दुर्व्यवहार किया गया। तो आपको क्या लगता है कि ये इस तरीके से फेडरलिज्म चल पाएगा भारत का? देखिए, निश्चित रूप से देखिए, कोई भी इसको ऐसे समझना चाहिए, जब कोई भी पावरफुल गवर्नमेंट आती है, ठीक है, केंद्र में, कोई पावरफुल लीडर जो पूरी फुल मेजोरिटी के साथ आता है, यहाँ तो फुल काफी ज्यादा था, तो पावर का सेंट्रलाइजेशन होता है। हमने इतिहास में भी ऐसा देखा है, ऐसा हुआ है, और आगे भी होगा। तो जब पावरफुल गवर्नमेंट रहती है, तो वो काफी सेंट्रलाइज करती है पावर को। तो मोदी गवर्नमेंट ने पावर सेंट्रलाइजेशन किया है बहुत ज्यादा, और स्टेट्स को उनका हक नहीं दिया है, सही बात है। और फेडरल स्ट्रक्चर है, उसको कहीं न कहीं उसमें इंटरफेयर किया है, सरकारें गिराई हैं, गवर्नर्स बदले हैं, और लोगों के साथ बदमाशियां की हैं, ये सही बात। और उसी हिसाब से देखा जाए तो जो उसकी जो फेडरल स्ट्रक्चर की जो फीलिंग है, जो बंधुत्व, जो जुड़ाव की जो फीलिंग है, उसको इन्होंने डैमेज किया है। ये एक बात है। दूसरी बात यह है कि नीति आयोग, तो नीति आयोग तो अगर आप मुझसे पूछे तो क्या है नीति आयोग? थिंक टैंक है। उस थिंक टैंक की उपयोगिता क्या थी कि वो हमारे 5 साल का एजेंडा बना के देता था। इस सरकार ने कुछ एजेंडा खत्म कर दिया। अब कोई एजेंडा कुछ नहीं होता है। सरकार को थिंक टैंक की जरूरत ही नहीं, सारा कुछ थिंक टैंक 2 ही लोग हैं, मोदी ही और अमित शाह, यही 2 थिंक टैंक है। तो यहाँ पे तो पॉइंट ये है कि नीति आयोग इररिलेवेंट हो चुका है, उसकी वो अप्रासंगिक हो चुका है एक रूप में, और इस सरकार ने उसको अप्रासंगिक बना दिया है। तो इन्होंने नीति आयोग को ही अप्रासंगिक बना दिया है। नीति आयोग की कोई प्रासंगिकता आज के टाइम में रह नहीं गई है, क्योंकि सरकार के ये एक थिंक टैंक है नीति आयोग, जिसका काम था एजेंडा देना।
तो अब सारा एजेंडा इन दो लोगों के ही दिमाग में रहता है, नरेंद्र मोदी और अमित शाह के दिमाग में, और पार्टी के भी, सरकार के भी। तो एक तो नीति आयोग या प्रासंगिक हो गया। अब चलो दूसरी बात आती है फेडरलिस्ट, इसमें कोई दो राय नहीं कि इस सरकार के अंतर्गत 10 सालों में फेडरल स्ट्रक्चर कमजोर हुआ है, क्योंकि जो साथ रहने की भावना थी एक दूसरे के साथ, उसको सरकार ने इंटरफेरेंस करके, गवर्नर गिरा करके, विधायकों के करीब फरोख्त करके लोगों को कमजोर कर दिया है। इसमें से तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक बात यह भी है कि ममता बनर्जी को, जो कि सरकार के साथ बिल्कुल ही काफी तनातनी वाली मुद्रा में थी, उनको ये पता था कि उनका भी एक पॉलिटिकल वो है, वो ऐसे काम करते रहती है ममता जी बीच बीच में, कभी उनका पैर टूट जाता है, कभी हाथ टूट जाता है, कभी वो उनका माइक बंद होता है, तो इसको भी मैं मानता हूँ कि ये उनका पोस्चरिंग है। हाँ, इम्पोर्टेंट बात ये है कि नीति आयोग की बात होनी चाहिए, वो कैसे गवर्नमेंट का जो थिंक टैंक है वो कैसे खत्म हुआ धीरे धीरे, ग्रेजुअली स्लोली वो इरेलीवेंट हो गया। कैसे जो है फेडरल स्ट्रक्चर जो है इस देश का, क्योंकि बहुत ही डाइवर्स देश है, बहुत ही, इसमें बहुत सारी भाषाएं हैं, बहुत सारे धर्म हैं, बहुत सारे ग्रुप्स हैं, इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं, जो एक कॉमन थ्रेड था नेशनलिज्म का या नेशनल इंटीग्रेशन का, वो कैसे धीरे धीरे खत्म हो, मतलब क्षीण हुआ है, खत्म तो नहीं, क्षीण हुआ है, कमजोर हुआ है, और उसकी वजह से बहुत सारे, बिल्कुल जी। बात सिर्फ इतनी नहीं, नीति आयोग की बात नहीं है, आप देखिए नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की ही बैठक नहीं हुई है सालों से। मैं ये समझना चाह रहा हूं कि जब आप नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की मीटिंग नहीं करेंगे, आप नीति आयोग में जो अदर देन बीजेपी रूल्ड स्टेट्स हैं उनके चीफ मिनिस्टर्स को स्पेस नहीं देंगे, तो आप मतलब नेशनल इंटीग्रेशन की बात कैसे करेंगे? ऐसा नहीं कि भारत डिसइंटीग्रेटेड है, लेकिन उसको इंटीग्रेटेड बनाए रखने के लिए लगातार प्रयास करने पड़ेंगे ना। ऐसा तो है नहीं कि ये ऊपर से दिखा के आया भारत हमेशा एक ही रहेगा। अगर आप गलत व्यवहार करेंगे तो टेंडेंसीज आज भी अवेलेबल हैं यहाँ पर, और दिक्कत हो पार्लियामेंट में, बिल्कुल पार्लियामेंट में आप देखिए ना कैसे माइक बंद किया जाते लोगों के, तो ये तो क्लोज डोर मीटिंग होगी, मतलब जहां पार्लियामेंट के अंदर सरेआम माइक बंद कर दिया जाता है, लोगों को उठा के बाहर फेंक दिया जाता है, 150 एमपीज को। भारत के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ, लोकतंत्र के इतिहास में। तो ममता बनर्जी के इस बात में बिल्कुल दम होगा कि उनको कम टाइम दिया गया, लेकिन ऑन द अदर हैंड उनको ये पता था कि जब सारे इंडिया ब्लॉक के लोग नहीं जा रहे हैं तो अब जा ही क्यों रहे हैं आप वहां पर। चलिए ठीक है उस दीपक, इसको इसी नोट पर खत्म करते हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया कुणाल जी, थैंक यू सो मच। और मैं लोगों से आपके साथ बातचीत करके अच्छा लगा। थैंक यू।